हमारी सोसाइटी, हमारी अपब्रिंगिंग हमेशा कंडीशनल रही है। उस कारण बहुत सारी वुमेन अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ देती हैं। बिकॉज ऑफ मैकडोनल्ड्स हमें आधी दुनिया मैक कैफीन ही बोलती है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी खुद का इन्वेस्ट किया था। एम कैफीन किस में प्ले करना चाहते हैं? भारत का जो कंज्यूमर है वो बहुत वैल्यू कॉन्शियस है। अगर मैं 400 रुपए का प्रोडक्ट उनके लिए बना रही हूँ, वो 400 रुपए की वैल्यू मुझे डिलीवर करनी पड़ेगी। फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसने शायद भारत को रीच किया है। अगर कंज्यूमर जहाँ खरीद रहा है हम वहाँ है नहीं, तो फिर हमारी ब्रांड शायद उस तरीके से बन भी नहीं रही है। प्रोडक्ट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। एक ही लाइफ है, एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी और गलतियों से ही आप सीख सकते हो। मतलब मैं सबको बोलती हूँ कि आप गलतियों के प्रोडक्ट हो, सक्सेस के नहीं हो। किसी को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कैफीन के अराउंड ब्रांड बन सकती है। ऑलमोस्ट 174 इन्वेस्टर्स ने हमें रिजेक्ट किया था। हाय एवरीवन, मैं हूं कपिल थिरानी और आप सुन रहे हैं वन इन अ बिलियन, जहां हम आपके लिए लाते हैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ बिल्डिंग बिजनेसेस। और आज की कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जिन्होंने कैफीन को सिर्फ एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि एक क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी बनाया। और इनकी ब्रांड स्टोरी भी कॉफ़ी की डिस्कवरी जितनी ही इंटरेस्टिंग है। आज हमारे साथ है वैशाली गुप्ता, को फाउंडर ऑफ एम कैफीन, जिन्होंने 1000 करोड़ तक की वैल्यूएशन जर्नी अपने 4 को फाउंडर्स के साथ तय की। वेलकम टू द पॉडकास्ट वैशाली, हाउ आर यू? थैंक यू कपिल, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई थिंक व्हाट यू गाइज आर डूइंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंडिया को आई थिंक ये स्टोरीज आप लोग पहुँचा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, सो आई एम ग्लैड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। ग्रेट, थैंक यू फॉर योर टाइम हियर। तो पहले आप ब्रांड के नाम पर बताइए, ये एम कैफीन है, मैक कैफीन है, लाइक इज देयर एनी कंफ्यूजन आउट हियर? तो बिकॉज ऑफ मैकडोनल्ड्स हमें आधी दुनिया मैक कैफीन ही बोलती है, बट एक्चुअली इट इज एम कैफीन। ओके, वी वांटेड टू पर्सोनिफाई कैफीन, तो हम लोगों ने एम कैफीन का नाम आई एम कैफीन से आया था, विच इज एम कैफीन। तो हम कैफीन को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी देना चाहते थे, बिकॉज दिस इज ये एक ही इंग्रेडिएंट है जो स्किन और हेयर दोनों के बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है। So it's a very interesting ingredients as we will talk about it in the podcast further. तो इसी से शुरू करते हैं। कैफीन को अपनी आइडेंटिटी बनाना और उसी के अराउंड प्रोडक्ट बनाना, ये सोच कहाँ से आई? लाइक व्हाट वाज द जेनेसिस ऑफ द आइडिया? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो मेरे जो को-फाउंडर हैं तरुण, उनकी आँख स्वेल हो गई थी, कुछ सूजन आ गई थी आँख में, और उनके जो रूममेट थे उस टाइम पे, इंडिया में सब क्या फ्री एडवाइसेस देते ही हैं, तो उसी तरीके से उनको भी एक फ्री एडवाइस मिला कि आप अपनी आँख पे एक ग्रीन टी बैग लगा लो ठंडा करके। तो आप टी बैग रख लो आँख पे, बिकॉज उससे आपकी सूजन चली जाएगी। तो हमने करके देखा और वो एक्चुअली ठीक हो गया। फिर जब हमने स्टडी किया उसके बारे में, तो उसके अंदर जो कैफीन होता है वो आपकी आईज की स्वेलिंग रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बिकॉज कैफीन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो जितनी पफिनेस होती है, जितनी आपकी स्वेलिंग होती है, वाटर रिटेंशन होता है, वो लूज करने में हेल्प करता है। तो फिर हमने इस इंग्रेडिएंट के बारे में रिसर्च किया, तो ग्लोबली बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी ब्रांड्स इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट पे कुछ काम कर रही थी, बट इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तो वहाँ से कैफीन की रिसर्च स्टार्ट हुई। हमें पता चला कि ये इंग्रेडिएंट है जो स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो स्किन को बेटर ब्राइटन टाइटन करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा है। फिर आपके बालों के लिए आप मैक्सिमम जो डर्मेटोलॉजिस्ट्स आपको हेयर फॉल के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कैफीन होता है, बिकॉज वो आपके फॉलिकल्स में जाके उनको स्ट्रेंथन करता है। तो वो बालों की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो हेयर फॉल रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो जब हमने देखा कि ये इंग्रेडिएंट इतने सारे बेनिफिट्स लेके आता है, बट कोई एक्चुअली इस पे काम ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ से एक्चुअली कैफीन की जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। तो आप बोल रहे थे ये सिर्फ कैफीन एक इंग्रेडिएंट नहीं, ये पूरी कैटेगरी बन जाएगी। हाँ। ये इसके बारे में, जैसे आपने हेयर्स के बारे में बताया, हाँ, स्किन के बारे में बताया, बट ये रिसर्च तो काफ़ी लंबा रहा होगा। एंड ये अपने रिसर्च किया कैसे? लाइक हाउ डिड यू
फाइंड द राइट पीपल, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये जर्नी कैसी रही? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। हम लोग इससे पहले सैलून ब्रांडिंग स्पेस में थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम ओयो फॉर सैलून्स बनाने का ट्राई कर रहे थे, वेर इन वी वर गेटिंग सैलून्स और उनको मार्केटिंग ब्रांडिंग में हेल्प कर रहे थे। तो आप उनको रिनोवेट भी करते थे, खुद अपने एक ब्रांड के नाम पे बना? हाँ जी, तो पेप सैलून्स के नाम से हमारे वी रीच्ड अप टू 12 to 15 सैलून्स इन मुंबई। इन मुंबई, हाँ जी, दिस वुड बी बैक इन 2015, मिड ऑफ 2015 वी स्टार्टेड डूइंग दिस। एंड व्हाइल वी वर डूइंग दिस, हम लोग प्रोडक्ट्स को स्टडी करते ही थे, प्रोडक्ट्स का यूसेज स्टडी करते थे जो सैलून्स में होता था। तो वहाँ से जब कैफीन हमने इंट्रोड्यूस किया थ्रू अ पर्सनल एक्सपीरियंस, वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ट्राई टू टेक फीडबैक्स हमारे सैलून्स के अंदर ही। तो आपने प्रोडक्ट की स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैलून्स के अंदर ही की थी? नहीं, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑनलाइन ही किया था। हम लोगों ने टेस्टिंग जो थी, जो फर्स्ट वैलिडेशन था, वो हम लोगों ने सैलून्स के अंदर किया था, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास सैलून्स थे। तो एम कैफीन लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2016 के अंदर। हम लोगों ने ये रिसर्च जनवरी 2016 में स्टार्ट कर दी थी। तो एंड देन इन बिटवीन हमने सैलून्स सर्विसेज से प्रोडक्ट में पिवट कर लिया था, बिकॉज वी फेल्ट दैट दैट्स अ मोर इंटरेस्टिंग स्पेस फॉर अस टू बी इन, and that's how the journey started and that's how caffeine started building. Very interesting. तो जब आपने रिसर्च की और जब आपने प्रोडक्ट को पहले कुछ सैलून से फीडबैक लिया, तो फीडबैक क्या था? लाइक व्हाट वर पीपल सेइंग अबाउट इट? लाइक थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। परफेक्ट। तो हम लोगों ने एक्चुअली, हम लोग भी उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे, तो हम अपने एंड पे गलतियां करते करते आज की ब्रांड पे आए हैं। बट उस टाइम पे हम लोग ट्राई कर रहे थे कुछ फेस के प्रोडक्ट्स बनाने का और कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बनाने का। तो वहाँ पे हम कैफीन के साथ एक और इंग्रेडिएंट को पिच करते थे टू बिल्ड अप प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर मैं हिबिस्कस एंड कैफीन का शैम्पू बना रही हूँ, तो वो सिर्फ कैफीन का शैम्पू नहीं होता था, वो हिबिस्कस एंड कैफीन का शैम्पू होता। तो कैफीन मेरा सेकेंडरी इंग्रेडिएंट था तब। बट हम प्रोडक्ट बनाने की जो जर्नी थी, प्रोडक्ट बनाने की आर्ट थी, वो समझ गए थे। तो व्हेन वी स्टार्टेड बिल्डिंग द प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे थे। कंज्यूमर्स वर गेटिंग अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। लोगों के बाल बेटर हो गए थे, बेटर शाइन, बेटर ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर आप फेस में देखेंगे तो फेस के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट लेड हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, विच लेड टू अ लॉट ऑफ ग्लो एंड ब्राइटनिंग ऑन द प्रोडक्ट्स, अ लॉट ऑफ डीप पफिनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो टाइटन कर देता था स्किन को। तो इस तरीके के जब हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे दिस इज व्हाट वी वांटेड टू क्रिएट, तो पीपल वर लाइकिंग द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। एंड उस टाइम पर भी आपने नाम एम कैफीन ही रखा था? हाँ जी, नाम हमारा एम कैफीन ही था। और तो नाम की भी थोड़ी सी और स्टोरी की, नाम एम कैफीन, क्या आप शुरू से आपको पता था एवरीथिंग विल बी अराउंड कैफीन, या यू थॉट दैट, जैसे आपने बोला कि हिबिस्कस प्लस कैफीन था, कभी आपको लगा हिबिस्कस के साथ कुछ और? तो ये चॉइस लेना कि हम सब कुछ कैफीन के अराउंड ही करेंगे, ये कब लिया गया था? तो मैं आपको थोड़ी जर्नी बताती हूँ उसके अंदर, थोड़ा 2-3 साल का अपना एक जर्नी ऑफ बिल्डिंग एम कैफीन। जब हम लोग 2016 में हमने एम कैफीन को लॉन्च किया था, हमें ये क्लियर था कि हम कैफीन को वर्ल्ड में लाना चाहते हैं, बिकॉज कैफीन जैसा इंग्रेडिएंट डर्मेटोलॉजिकली इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंग्रेडिएंट्स, बहुत पुराना इंग्रेडिएंट है जो स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में आ रहा है, बट किसी ने उसके अराउंड ब्रांड नहीं बनाया। तो हमें ये क्लियर था कि हम कैफीन को सेंटर में रख के ब्रांड बनाना चाहते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स स्किन और हेयर के हैं, बट वहाँ से हमें हमारी कैफीन की जर्नी सेकेंडरी इंग्रेडिएंट से प्राइमरी इंग्रेडिएंट तक 2 से 3 साल में बनी थी। तो जब हम लोगों ने 2016 में लॉन्च किया था, तो 2016 में हम इसको सेकेंडरी इंग्रेडिएंट रखते थे, विच इज़ हिबिस्कस प्लस कैफीन, नीम प्लस कैफीन। तो हमें 2 साल में ये समझ में आया कि हम कैफीन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो कैफीन को बिल्ड करने के लिए हमें कैफीन का जो सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लोजेस्ट मैनिफेस्टेशन है, जैसे कंज्यूमर्स को कैफीन समझ में आता है, वो कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा। तो हम लोग 2018 में बहुत सारी इस पे रिसर्च कर रहे थे, बिकॉज हमें लग रहा था कि यार हम कैफीन को निकाल के नहीं लेके आ पा रहे ब्रांड के अंदर। वहाँ से जब हमने कंज्यूमर्स से समझा, तो कंज्यूमर्स कैफीन को कॉफ़ी, टी से एसोसिएट करते थे। तो कॉफ़ी इज़ इक्वल टू कैफीन इन इंडिया। लोगों को ये भी नहीं पता था कि टी और चॉकलेट में कैफीन होता है। ये हमने 10 साल लगाए हैं एजुकेट करने में कि कॉफ़ी, टी, चॉकलेट तीनों में आपका कैफीन होता है। तो हमने जब कंज्यूमर से बात की, तो कंज्यूमर्स को
कैफीन नहीं समझ में आता, लोगों को कॉफ़ी समझ में आता था। तो वहाँ से हम लोगों ने अपनी कॉफ़ी रेंज स्टार्ट की थी 2018 में, नवंबर 2018। That must have been the pivotal moment. यस। तो हमारी जो ब्रांड का लुक एंड फील था 2016 से 18 तक वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, लोगो कम्प्लीटली डिफरेंट था। आप आज जो ब्रांड देखते हो वो एक्चुअली 2018 के अंदर बनाई गई ब्रांड थी, एंड ऑफ 2018। सो इफेक्टिवली अभी 9 साल हो गए हैं एम कैफीन के नाम को एंड ब्रांड को, बट जो जर्नी है एम कैफीन की वो 7 साल की जर्नी है। तो हम लोगों ने 2018 में न्यू ब्रांड, न्यू पोजिशनिंग, न्यू ब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया था, विच वी लॉन्च्ड विद कॉफ़ी रेंज, बिकॉज कंज्यूमर्स के लिए कैफीन वॉज इक्वलेंट टू कॉफ़ी। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आपने 2016 टू 2018 के बीच में आई थिंक काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, काफ़ी रिसर्च होगी, काफ़ी थीसिस, बट दैट इंटायर प्रोसेस इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। यस। एंड आप लोग 5 फाउंडर्स थे, तो वो पीरियड नेविगेट आपने कैसे किया? लाइक आपने पैसे कहाँ से उठाए, या फिर वाज इट योर पर्सनल मनी, वाज इट वेंचर मनी? कैन यू एक्सप्लेन द फाइनेंशियल जर्नी आल्सो अलोंग विद दिस थिंग, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग 2016 टू 18 पीरियड? परफेक्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है ये भी। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी खुद का इन्वेस्ट किया था टू स्टार्ट द जर्नी। देन वी रेज्ड फ्रॉम अ कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन आई थिंक 2016. While 2017 and 2018, almost 174 investors ने हमें reject किया था during that period. 174. So you all reached out to so many investors. Yes. आप सोचिए 174 investors ने हमको उस period में reject कर दिया था, because किसी को ये believe ही नहीं हो रहा था कि कैफीन के अराउंड ब्रांड बन सकती है। But then some friends and families, some of the angel investors wanted to take bet on what we were building, wanted to take bet on us, and they invested in the business. तब हमने small rounds उठाए थे, and then वहाँ से हम लोगों ने journey this must have been 2017 period. 2017, 18 largely, yes. Okay. And जब आपने initial setup किया, और तो जो पहला product था आपका, वो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब आपको लगा कि ओके ये प्रोडक्ट लोग अपने रूटीन में यूज करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट था? थोड़े और स्पेसिफिक्स में प्रोडक्ट डिटेलिंग की, ये प्रोडक्ट में क्या अलग था, आपने कहाँ पे यूज करना था, एंड एवरीथिंग अराउंड दैट वन प्रोडक्ट। परफेक्ट, ये तो हमारा फेवरेट प्रोडक्ट ही है अब, तो वुड लव टू टेल यू द जर्नी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने हम बहुत कंज्यूमर फर्स्ट कंपनी है, तो हम लोग कंज्यूमर से बहुत बात करते हैं, कंज्यूमर्स के बहुत पेन पॉइंट्स स्टडी करते हैं, उनकी डिमांड गैप्स को स्टडी करते हैं। तो मतलब नेट ऐसा है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम कंज्यूमर्स के साथ बहुत सारी बात करके उनसे बहुत सारा समझ के बनाते हैं। आज तक एवरी प्रोडक्ट यू वुड सी बहुत ही कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच होती है हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। तो जब हम कंज्यूमर से बात कर रहे थे 2018 के अंदर टू अंडरस्टैंड कि उनको कैफ़ीन की ब्रांड समझ में आ रही है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि यार कैफ़ीन तो हमारे लिए कॉफ़ी है, तो अगर आप कॉफ़ी का कुछ लेके आओगे तो हमें लगेगा कि अच्छा कैफ़ीन से कुछ रिलेटेड है, एंड दैट इज़ वेयर हम कैफ़ीन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड जब हमने ये स्टडी किया तो कॉफ़ी एज अ सिंगल प्रोडक्ट, एज अ सिंगल इंग्रेडिएंट कैफीन के बेनिफिट्स तो रखता ही है, विच इज़ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। एट द सेम टाइम उसके बहुत सारे बेनिफिट्स स्क्रब एक्सफोलिएशन में होते हैं अगर आप उसको फिजिकल फॉर्मेट ऑफ कॉफ़ी में यूज़ करते हो। एंड उस टाइम पे हम कुछ एक्सपीरियंशियल देना चाहते थे कंज्यूमर्स को, बिकॉज भारत में अगर आप देखोगे, भारत में कोई भी एक्सपीरियंशियल ब्रांड नहीं है, कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं है जो आपको अच्छा फील कराती है। तो अगर आप कैफ़ीन और कॉफ़ी की बात कर रहे हो तो आप मिलेनियल्स और जेनजी से अगर इस इंग्रेडिएंट के बारे में बात करोगे, वो सिर्फ इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, वो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात भी करेंगे कि दिस इज़ ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमें अच्छा फील कराता है, कूल फील करवाता है। मतलब एवरीबडी वुड सी कि वो एक कप में कॉफ़ी लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स देयर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, that's their way of engaging and talking to people. ये एक ऐसा ingredient है जिसके ऊपर लोग बात कर सकते हैं। It's becoming very aspirational. Yes, absolutely. लोगों के हाथ, आप मतलब कॉफ़ी इंडिया भारत में थी ही नहीं ना, भारत वॉज अ चाय कंट्री। अगर आप अभी देखोगे तो कॉफ़ी बढ़ता जा रहा है, कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। उस टाइम पे हम लोगों ने उनको कॉफ़ी इतने यूनिक फॉर्मेट में दे दी थी, तो कंज्यूमर्स वेंट क्रेजी ओवर इट। तो जब हमने ये स्टडी किया था कि अच्छा कंज्यूमर्स का कॉफ़ी का एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड है,
और हमें ये समझ में आ रहा था कि यार भारत के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट या ब्रांड नहीं है। तो हमारी रिसर्च से कॉफ़ी बॉडी स्क्रब एक निकल के आया था, जो हमने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया था अलॉन्ग विद कॉफ़ी फेस वॉश एंड कॉफ़ी फेस स्क्रब। ओके, ये क्या आपने कहीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ किया था अराउंड द स्क्रब, और हाउ वाज इट लाइक, आपने कैसे सोचा कि हमें स्क्रब लॉन्च करना चाहिए? तो ऐसे इंस्पिरेशन के बारे में बताइए। तो इसमें तो पहले तो मैंने आपको कंज्यूमर बता ही दिया था कि कंज्यूमर्स के लिए कुछ कुछ ऐसी नीड्स थी जो हमने आइडेंटिफाई की थी। सेकंड, हम बहुत सारा ग्लोबल मार्केट स्टडी करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स like body scrubs and face scrubs at that point of time which were growing very fast. There were a lot of brands who were bringing very innovative formats in scrub as a category. तो हमें लगा था कि यार कॉफ़ी के बेनिफिट्स अगर आप लोगे which is great as an exfoliant, कॉफ़ी घरों में ना DIY स्क्रब की तरह यूज़ होता था तब, तो अभी भी यूज़ होता है। Correct. तो हमने सोचा कि यार इसको आप बॉटल में क्यों नहीं ला सकते हो, लोगों के 10 मिनट बचा सकते हैं अगर हम वो DIY बनाने में, एंड बेटर एक्सपीरियंस आ सकता है, तो हम उसको प्रॉबली लॉन्च कर सकते हैं। एंड थर्ड, वी ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ इंसाइट्स ऑन अवेलेबल इन द research reports and the analytical platforms of what is growing in the market. तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो नेचुरल भी हैं, जो बहुत स्किन के लिए सेफ है और इफेक्ट लेके आते हैं, people were looking for those set of products. So this particular product was checking in all the matrices of our research. Then we follow the 6P strategy, जिसमें हम समझते हैं प्रोडक्ट क्या लॉन्च करना है, उसका प्रोपोजिशन क्या होना चाहिए, प्राइसिंग, पैकेजिंग, प्लेटफॉर्म एंड प्रमोशन। तो हम कोई भी प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं अलॉन्ग विद द रिसर्च, हम ये 6P स्ट्रैटेजी लेके आते हैं। इट इज, यू हैव जस्ट लेड मी इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो 6Ps है, ये एक प्रोडक्ट जो आपने बताया स्क्रब, इसके 6P करते हैं। परफेक्ट। तो आपने प्रोडक्ट तो बता दिया, आई थिंक वेल रिसर्च, वेल डिटेल्ड, कंज्यूमर पेन पॉइंट क्या है और मे बी व्हाट डज कंज्यूमर एस्पायर फॉर, एंड वो क्या चेक करता है। देन विल कम टू द प्राइसिंग इन द लास्ट पार्ट, देन कम्स द पैकेजिंग पार्ट। तो थोड़ा पैकेजिंग के बारे में बताइए। तो अगर आप कंज्यूमर की चॉइस देखोगे, वो जब पिक करता है वो सबसे पहले देख के पिक करता है। आप रिटेल में ले लीजिए, जब वो शॉपकीपर को बोलता है मुझे वो प्रोडक्ट दिखा दो, या आप प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए जैसा फ्लिपकार्ट में है कि यार इसका CTR क्या आ रहा है प्रोडक्ट का। तो कंज्यूमर का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट का, या जो फर्स्ट चॉइस बनता है, वो पैकेजिंग को देख के ही बनता है। एंड हमें लगता है कि पैकेजिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है यूटिलिटी ऑफ दैट पैकेजिंग, कि वो मतलब यूज़ करने में ईजी है कि नहीं, एंड दूसरा है कि वो दिखने में आपके बाथरूम में या फिर आपके टेबल पे अच्छी लगेगी कि नहीं। तो हम ये दो एरियाज़ को देख के बहुत सारा काम करते हैं पैकेजिंग पे, क्योंकि कंज्यूमर सबसे पहले अपनी नज़रों से ले लेता है प्रोडक्ट, हाँ, वहाँ बाय करता है। फिर आपने एक बताया प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा उसके बारे में और समझाइए। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना, ई कॉमर्स जस्ट स्टार्ट हुआ था, एंड दिस वाज 2018 2018। तो 2015 में ई कॉमर्स का बूम आना स्टार्ट हुआ था। तो हमने D2C प्लेटफॉर्म पे तब भी सेल करते थे, विच वॉज mcaffeine.com। बट हमें समझ में आया कि कंज्यूमर तो फ्लिपकार्ट पे जाके खरीदता है और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स पे जाके खरीदता है, तो हमें उन प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर जहाँ खरीद रहा है हम वहाँ है नहीं, तो फिर हमारी ब्रांड शायद उस तरीके से बन भी नहीं रही है, प्रोडक्ट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कंज्यूमर की उस प्रोडक्ट नीड के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्ट कंज्यूमर्स, जैसे भारत के कंज्यूमर्स जो हैं, जैसे मेरी मदर हैं, उन्होंने बहुत टाइम तक स्क्रब मुझे बना कर दिया है कि आप लगा लो, तो अगर वहाँ तक मुझे पहुँचना है तो मुझे फ्लिपकार्ट पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। या अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं तो आज मुझे लगता है कि ब्रांड को मार्केट प्लेसेस पे तो होना ही पड़ेगा, बट क्विक कॉमर्स पे भी होना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हर प्रोडक्ट के लिए बननी ही पड़ेगी। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए शायद कुछ प्लेटफॉर्म्स जस्टिफाई नहीं करेंगे। ये आपने काफी सही बताया। फिर आई थिंक चलिए नेक्स्ट पी पे आते हैं, व्हिच इज अराउंड प्रमोशंस। थोड़ा उसके बारे में बताइए। प्रमोशंस में देखिए दो पार्ट्स हैं। वन इज डिस्काउंट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए कि कंज्यूमर को इफेक्टिवली किस प्राइस पे आप देना चाहते हो। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी, मतलब वो टेस्ट एंड ट्राई मैकेनिज्म होता है कि क्या सेलिंग प्राइस वर्क करेगा। ऑनलाइन के अंदर वो इजी होता है बिकॉज आप 5% प्लस माइनस बहुत जल्दी कर सकते हो। तो एक तो पार्ट
प्रमोशंस का वो होता है। दूसरा पार्ट ऑफ प्रमोशंस मुझे हमेशा लगता है कि स्पेशली आज के टाइम पे मैं आपको आज का ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ बिकॉज डिजिटल कंजम्पशन इवॉल्व होता जा रहा है। जो मेरी लर्निंग रही है, हर साल डिजिटल कंजम्पशन में बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस आते हैं। प्री कोविड टू पोस्ट कोविड टू नाउ विद अ लॉट ऑफ एक्सेस टू सोशल मीडिया, लॉट ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट, कंजम्पशन चेंज हो गया है जिस तरीके से लोग कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको प्रमोशंस समझाऊं तो हर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कंज्यूमर कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, जहां मेरा कंज्यूमर है, मुझे वहां पे होना पड़ेगा, मुझे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। अगर मेरा कंज्यूमर जेनजी है और मैं उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हूँ तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। एंड एक और चीज़ जो आपने बताया कि ये जो कंज्यूमर सेगमेंट है ये बहुत रिसर्च करता है और इनको वैल्यू भी चाहिए। सो आपका जो लास्ट पी था विच इज अराउंड प्राइसिंग, आई विल कम ऑन टू दैट, कि समवन जिसको वैल्यू चाहिए बहुत ज्यादा और जो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो, वेल रिसर्च, उसके लिए प्राइसिंग कैसे करें? प्राइसिंग कैन मेक और ब्रेक द एंटायर बिजनेस। सो हाउ डू यू डिसाइड ऑन द प्राइसिंग? इंडिया का जो कंज्यूमर है, जो रादर देन इंडिया में बोलती हूँ, भारत का जो कंज्यूमर है वो बहुत वैल्यू कॉन्शियस है। एंड मुझे लगता है आपसे बेटर ये कोई समझ नहीं पाएगा क्योंकि फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसने शायद भारत को रीच किया है। तो कंज्यूमर्स को मुझे नहीं लगता है कि 1000 रुपये भी स्पेंड करने में प्रॉब्लम होती है अगर वो वैल्यू उसको उतनी मिल रही है। तो अगर मैं 400 रुपये का बॉडी स्क्रब उनको दे रही हूँ, ये प्राइस सबसे पहले तो एक ही तरीके से जस्टिफाई होगा कि वो प्रोडक्ट उतनी वैल्यू उनके लिए जनरेट कर रहा है, उतना इफेक्ट उनको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऑनलाइन आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ योर ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंट। सो प्राइसिंग के ऊपर मैं एक और टच करना चाहूँगा कि प्राइसिंग इज अ सिग्नल ऑफ योर पोजिशनिंग। तो क्या मास में खेलना चाहिए, क्या लग्जरी में खेलना चाहिए, क्या मास्टीज में खेलना चाहिए? हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर स्पेक्ट्रम? ब्यूटी में ये काफ़ी रेलेवेंट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये जो पोजिशनिंग है, पहले तो इफ़ यू कैन ऑल्सो टेल व्यूअर्स की ये होती क्या है, कि व्हाट इज मास, लाइक कैसे डिफाइन करते हैं मास को, लग्जरी कैसे डिफाइन होता है, और इसमें आपका रोल कैसे प्ले होता है, लोग क्या सोचते हैं? थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक हम पिरामिड्स की तरह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक पिरामिड है, उस पिरामिड के टॉप पे लग्जरी सेगमेंट है, वो उतना ही कंज्यूमर बेस है। और ये अप्रोक्सीमेटली क्या प्राइस पॉइंट पे होगा अगर कोई लग्जरी की बात करें तो हम कैटेगरी पकड़ लेते हैं, उस कैटेगरी के अंदर प्रॉबेबली बिल्ड कर लेते हैं। जैसे हम मॉइस्चराइजर ले लेते हैं, तो एनीथिंग इन इंडिया, एनीथिंग अबव 12 to 1500, 1200 ले लीजिए, वो थोड़ा सा आपका लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है। Got it. तो भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट एक काम कर सकते हैं, हम लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी में इसको स्प्लिट कर देते हैं, उससे ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो जो अल्ट्रा लग्जरी है वो प्राइस पॉइंट है 2000 एंड अबव। ओके। फिर जो लग्जरी है वो शायद 1200 से 2000 के बीच में आपका आएगा। तो ये पिरामिड बनता जा रहा है। ये पिरामिड आप पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड समझ लीजिए। भारत का टॉप पिरामिड, छोटा पॉपुलेशन अल्ट्रा लग्जरी है, उसके नीचे लग्जरी आएगा। फिर आप देख लीजिए, अगर आप जो प्रीमियम का जो स्पेस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देन कम्स द प्रीमियम स्पेस। प्रीमियम आप अगर मॉइस्चराइजर में ले लेंगे तो क्लोज टू अबाउट 700 to 1200 की रेंज में विल बी अ प्रीमियम मॉइस्चराइजर। फिर अगर आप नीचे आएंगे तो 300 to 700 की रेंज में मास प्रीमियम स्पेस, मास प्रीमियम ब्रांड्स वर्क कर लेती हैं। एंड उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो सेगमेंट आता है विच इज मास, विच वुड बी अराउंड अंडर 300 एज अ प्राइस पॉइंट। प्लस माइनस 100 हर ब्रैकेट के अंदर आप थोड़ा सा ले सकते हैं। एम कैफीन किस में प्ले करना चाहते हैं? मास प्रीमियम। मास प्रीमियम। हाँ जी। एंड मास प्रीमियम के कंज्यूमर्स कौन होते हैं? थोड़ा सा ये समझाइए मेरे को। मास प्रीमियम के कंज्यूमर्स जो हमने स्टडी किए हैं वो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जनता, जो जिनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, जिनकी लाइफ की चॉइसेस अपग्रेड हो रही हैं, वो कंज्यूमर है जो मास प्रीमियम प्राइस पॉइंट या मास प्रीमियम ब्रांड्स से प्रोडक्ट्स ले रहा है। दिस इज लाइक द इवॉल्विंग इंडिया पार्ट। यस, इवॉल्विंग इंडिया। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरेस्टिंगली यही सेगमेंट है जो सबसे यंग सेगमेंट है, जो 18 से 35 का ब्लॉक है, वो ये ब्लॉक सबसे ज्यादा है। और यही कंज्यूमर्स आर मोर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर।
ये कंज्यूमर्स के पास सोशल मीडिया एक्सेस ज़्यादा है, तो ये लोगों के पास नए ट्रेंड्स, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आती है। हेंस ये कंज्यूमर्स D2C ब्रांड्स या न्यू एज ब्रांड्स को जल्दी अडॉप्ट भी कर लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक ये हमने जो पूरा टॉपिक था अराउंड 6P, वी फोकस्ड अराउंड वन प्रोडक्ट। अब आई थिंक बट यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, राइट? तो ये रेंज के बारे में कैसे सोचते हैं आप? आपने एक स्क्रब से शुरुआत की थी, बट आज आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? आज एम कैफीन के अंदर वुड क्लोज टू अबाउट 80 प्रोडक्ट्स होंगे। तो हमने बहुत सारे बंद भी किए हैं इन द जर्नी जो वर्क नहीं किए, बट आज की रेंज में अप्रॉक्सीमेटली 80 प्रोडक्ट्स हैं एम कैफीन के अंदर। एंड 80 प्रोडक्ट्स में हीरो प्रोडक्ट्स कितने होंगे? हीरो प्रोडक्ट्स क्लोज टू अबाउट, सो हीरो प्रोडक्ट्स का डेफिनेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। हमारे लिए डेफिनेशन है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो थोड़ा सिग्निफिकेंटली मार्केट शेयर पे रहता है, हायर सिंगल डिजिट या डबल डिजिट मार्केट शेयर, दैट बिकम्स द हीरो SKU for us. That would be close to about 20 to 25 odd products for us. और ये कौन सी कैटेगरीज में हैं अभी आपके हीरो प्रोडक्ट्स? So we have face scrubs, we have body scrubs as a category. इनके अंदर हम significantly market share lead करते हैं because coffee का equity for exfoliation is very high and hence we lead these categories. The second category would be eye creams and eye patches. Again a very small and niche category, but कैफीन का यूज केस आंखों से ही आया था, तो ये कैटेगरी तो उनको लॉन्च करनी चाहिए। This is interesting. I think how do you go back to your starting days और कैसे आप, but ये आई क्रीम एज अ कैटेगरी ये probably लास्ट 5 साल 6 साल में इवॉल्व हुआ होगा। हमने पोस्ट कोविड लॉन्च किया है ये, तो ये 4 साल की कैटेगरी है लार्जली। 2021 से बिल्ड हुई है ये 2025 तक, तो मोटा मोटा ये 4 साल 5 साल की कैटेगरी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं शायद पूछना भूल गया, आपके कंज्यूमर्स में मेन कितने हैं और विमेन कितने हैं? तो एम कैफीन के अंदर 35% मेन है एंड 65% वुमेन है, बिकॉज इवन मेन लाइक, मतलब men have evolved in their personal care needs. बहुत सारे men are very particular कि हमको एक set routine ही use करना है, and because they are also now much more aware कि यार skin का ध्यान रखने से over time better हो जाएगी, and this population also is growing. A lot of men who are now very conscious on their grooming needs, on their personal care needs are evolving. ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई थिंक एंड दिस नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ मेन बायर्स जो आपकी कैटेगरी में, ये तो सिर्फ इंक्रीज हो रहा होगा, राइट? Yes. In fact, overall men and women both are increasing. इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो men as a consumer set, उसका एक certain segment which is metrosexual consumer we call metrosexual men, जो शायद tier 1 metro and tier 1 towns में हैं, they have better access to the brands and the products, and hence they are growing faster. In the next 5 to 10 years, we will see the tier 2 and tier 3 set of consumers also adding to this. But I think women are also growing at a much faster pace. But now women as a consumer segment, we feel have broadened from not just metro and tier 1, but now to tier 3 and tier 4 as well. They are much more evolved in their choices. While men, what we have realized, are more focused and more centered in tier 1 and metros, who are evolving their choices or going for new age products. ये आई थिंक ये ट्रेंड रहेगा। शुरू में एक कैटेगरी कोई यूज़ करता है एंड देन उसका ट्रेंड आगे इंडिया में बढ़ते जाता है। सेम थिंग मुझे लगता है मेन ब्यूटी में भी होगा। जो आज मेट्रो में यूज़ कर रहे हैं, दिस विल डेफिनेटली गो, एंड आई थिंक दिस इज़ वन सेगमेंट जहाँ काफ़ी लोग अभी बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने 6P स्ट्रैटेजी बताई, प्रोडक्ट के बारे में बताया, रेंज के बारे में बताया, किस तरह से लोग प्रोडक्ट एक्सपैंड करते हैं उसके बारे में। बट आई थिंक जब तक प्रोडक्ट को देखे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स है आपके, तो यू लेट मी नो कि ये जो प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट है एंड हाउ डू वी थिंक अबाउट इट। एंड तो हाँ जी, सो दिस इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स विच इज़ स्वीट एस्केप परफ्यूम बॉडी लोशन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम consumers are going pretty crazy on this product. Interesting. ये प्रोडक्ट एक्चुअली हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग कंज्यूमर नीड से निकल के आया था। कंज्यूमर्स को एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंट बॉडी लोशन चाहिए था। तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, पहले दे वुड यूज़ अ बॉडी वॉश, देन दे वुड यूज़ अ बॉडी लोशन, देन दे वुड यूज़ परफ्यूम, एंड दे वुड कंटिन्यूसली यूज़ परफ्यूम आफ्टर 3 to 4 hours बिकॉज उसका फ्रेग्रेंस नहीं लास्ट करता था। तो हमें एंड बहुत बार आप जल्दी में होते हो तो आप
परफ्यूम लगाना भी भूल जाते हो, बट लोशन तो नीड होता है बिकॉज मॉइस्चराइजेशन चाहिए होता है। तो हमें ये दो चीज़ें क्लब करनी थी कि यार आपका मॉइस्चराइजेशन और आपका परफ्यूम एक बॉटल में आ सकता है क्या। दैट इज़ वेयर परफ्यूम बॉडी लोशन वॉज एक्चुअली लॉन्च्ड एंड देन वी गॉट इन, हमने इसमें बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए थे, कोकोआ, शिया बटर, नाइसिनामाइड, ताकि कंज्यूमर को सब कुछ एक बॉटल में मिल जाए। तो इट इज मोर अबाउट फुलफिलिंग द कंज्यूमर नीड्स, एंड आपने दो चीज़ों को एक साथ कंबाइन किया। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट थॉट। सो आई जस्ट वांट टू यूज इट। yes please, आप रिव्यू दीजिए कि कैसा है। Let me just try a little bit and then. Oh, the fragrance is actually very good. Nothing as very common जो commonly used moisturizer होता है. It's very interesting. So this is one of the products where you have mixed it. ये तो काफी interesting. I think there is another product, right, which you have launched. Can you just explain something about this? So this is a new and a recent launch of ours. हमने 7 दिन पहले ही लॉन्च किया है। Oh, that close. तो ये आप एक बार पकड़ेंगे? थैंक यू। तो ये जो प्रोडक्ट है, हमें लग रहा था कि अभी तक हमने 2-in-1 बेनिफिट दिया है, विच इज़ परफ्यूम एंड लोशन का। तो हम इसमें थर्ड बेनिफिट देना चाहते थे, ब्राइटनिंग का। तो हमने इसमें 5% नाइसिनामाइड एंड ग्लूटाथायोन डाला था। एंड हमने सोचा कि यार अब ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं मार्केट के अंदर। एंड अभी तक का हमारा जो इनिशियल 7 डेज़ का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आया है। तो कंज्यूमर्स को काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है। बहुत सारे लोगों ने बोले उनको ऐसा लग रहा है कि गोवा में बैठे हुए हैं। तो ट्राई करवाइए एक बार। आपको गोवा जाने का मन तो नहीं कर रहा है? गोवा तो आई कैन गो एनी टाइम, बट या आगे मूव करते हैं। आई थिंक आज अगर मैं ब्यूटी इंडस्ट्री को देखूँ, राइट, देयर आर 2 साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। एक साइड पर है काफ़ी साइंटिफिकली रिसर्च्ड, काफ़ी डीप डाइव करके बनाया प्रोडक्ट, एंड ऑन द अदर साइड इज आवर हेरिटेज वेयर प्रॉब्ली यू हैव many people trying to go the natural way, the old style way of probably beauty. तो किस जगह पे अपने आप को पोजीशन करना चाहिए? एंड आई एम प्रीटी श्योर जब आप लोग अपनी जर्नी कर रहे होंगे, क्योंकि आप कॉफ़ी से एसोसिएटेड है, जो इटसेल्फ में एक बहुत ही ओल्ड टाइम से चला आ रहा प्रोडक्ट है, आपने किस तरह से चॉइस लिया कि आपको अपने प्रोडक्ट किधर पोजीशन करने हैं? एंड क्या ये थॉट आया दिमाग में कि एक एक्सट्रीम पे नहीं उस एक्सट्रीम पर जाते हैं? कभी ये कॉन्फ्लिक्ट आया? इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो अगर आप कोई भी ब्रांड देखोगे, वो पोजीशनिंग मुझे लगता है 2 तरीके से ये डिसाइड करते हैं। एक है कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं और किस कंज्यूमर के लिए बनाना चाहते हैं। अगर कोई नेचुरल बनाना चाहता है तो हो सकता है कि फिर वो कभी भी साइंटिफिक प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स को यूज़ नहीं करे और वो उन्हीं कंज्यूमर्स के लिए बना रहा है जिसको नेचुरल प्रोडक्ट्स सूट करते हैं और जिनको पसंद आते हैं। बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो अपने स्किन के ऊपर साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स, कभी नाइसिनामाइड, AHAs, BHAs जब लगाते हैं तो उनकी स्किन रिएक्ट कर जाती है, तो उनको प्रेफर नहीं होता है, दे डोंट प्रेफर यूजिंग हेवी साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स। तो उनके लिए जो ब्रांड्स नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती हैं शायद वही बेस्ट सेट ऑफ ब्रांड्स हैं। और अगर कोई ब्रांड उस कंज्यूमर को केटर करना चाहती है, शायद उसको नेचुरल प्रोपोजिशन ही चूज करना चाहिए अपनी ब्रांड्स के लिए। एट द सेम टाइम बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जैसे हेयर केयर एक सेगमेंट है जिसमें मुझे लगता है कभी भी आप सिर्फ साइंस के राउट में जाके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। आपको वहाँ पे हमारे जो कोर इंग्रेडिएंट्स हैं वो आंवला, भृंगराज लेना ही पड़ेगा, बिकॉज उनके बेनिफिट्स आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो हो सकता है उस तरीके के प्रोडक्ट और उस तरीके की कैटेगरी के लिए जब ब्रांड्स सर्व करना चाहती हैं तो उनको दोनों सेगमेंट्स जो आयुर्वेदा है और साइंस है क्लब करके प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। थर्ड सेगमेंट है जो नेचर एंड साइंस फेस केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपके AHAs भी होंगे, BHAs भी होंगे, टी ट्री ऑयल भी होगा। जैसे हाइफन जो हमारी दूसरी ब्रांड है, उसके अंदर हम नेचुरल एंड एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स दोनों यूज़ करते हैं। हम उसमें एक नहीं यूज़ करते बिकॉज हमें लगता है कि एक्टिव बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बहुत बार स्किन के लिए स्किन को इफेक्ट तो दे देते हैं, बट वो कई बार जेंटल नहीं होते स्किन के ऊपर। तो हम बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसलिए हाइफन में यूज़ करते हैं ताकि हम उस प्रोडक्ट के अंदर एफिकेसी के साथ साथ जेंटल इफेक्ट्स भी दे पाएँ और कंज्यूमर को वो रिएक्ट नहीं करे। तो कंज्यूमर्स को बहुत ही अच्छा लगता है वो। इंटरेस्टिंग। तो क्या ये आपकी USP है जहाँ पर आप एक ही
इंग्रेडिएंट से और अदर एक ही मिक्सचर से, सोल्यूशन से आप चाहते हैं कि लोगों के 2-3 काम नीड्स पूरे हो जाएं? इज दिस व्हाट यू रियली फोकस ऑन? हाँ जी, जैसे हाइफन के अंदर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सिरम्स हैं, वो मल्टी बेनिफिट प्रोडक्ट्स हैं, मल्टी बेनिफिट सिरम्स हैं। नेचर के इंग्रेडिएंट्स भी उसमें क्लब्ड होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी क्लब होते हैं। अगर एक्ने का कोई सिरम है, वो आपके एक्ने को क्योर नहीं करेगा सिर्फ, वो आपके एक्ने के जो मार्क्स होते हैं, जिसके ऊपर कई बार बर्न्स आते हैं, रैशेस होते हैं, उसको भी क्योर करेगा। आपके उन एक्ने मार्क्स को भी सही करेगा, सूद करेगा एक्ने को, बिकॉज जिनकी भी स्किन पे एक्ने होता है, उनकी स्किन के ऊपर बहुत इरिटेशन रहती है। तो हम ये दोनों चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं। इसको सॉल्व करने का जो राउट हम प्रोडक्ट्स में है, वो है कि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दोनों को सेम बॉटल में देंगे कंज्यूमर्स को। अगले सेक्शन पे चलते हैं, जहाँ आप मुझे ये बताइए कि जो भी D2C ब्रांड्स हैं या फिर जो भी ब्रांड्स है, इसमें मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप मार्केटिंग को कैसे देखते हैं कि कैसे करनी चाहिए मार्केटिंग? जब पोजीशनिंग रेडी हो गई है, हाउ टू रीच कंज्यूमर्स, फिर कितना करना चाहिए, कितने पैसे डालने चाहिए? थोड़ा सा लंबा सेक्शन चलेगा, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए। तो आपको मैं हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस भी बताती हूँ मार्केटिंग का, और हम कैसे इवॉल्व हुए हैं उस पर भी बताती हूँ। मुझे लगता है आज के कंज्यूमर को सिर्फ ऑथेंटिसिटी चाहिए। हम अगर उनसे सही बात, ऑनेस्ट बात कर रहे हैं, दैट इज़ दी ओनली वे आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। बड़ी कैंपेन्स, बिग फ्लैश थिंग्स, आई डोंट थिंक हम आज के कंज्यूमर को पसंद है। आज के कंज्यूमर को बहुत सारी छोटी छोटी पर्सनलाइज्ड चीज़ें पसंद हैं। जैसे हम पहले we've done a lot of campaigns with like बड़े बड़े stars, बड़े बड़े celebrities. उस टाइम के लिए शायद वो मार्केटिंग बहुत सही थी, बहुत सारे लोगों तक भी पहुंची, बट मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग नहीं होता। वर्सेस आज जब हम 10 इवेंट्स करते हैं और हम कंज्यूमर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को उन इवेंट्स में बुला के उनसे बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप बताओ हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा क्या लगा, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। तो छोटी छोटी चीज़ें कंसिस्टेंटली अगर आप करते जाओ, वो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आज के कंज्यूमर को। सो ऑथेंटिसिटी, लॉट ऑफ पर्सनलाइज्ड थिंग्स फॉर मार्केटिंग, एंड थर्ड थिंग इज आप उनसे वहाँ बात कीजिए उस जहाँ पे वो हैं। अगर मेरा कंज्यूमर इंस्टाग्राम पे है और मैं जाके उनसे फेसबुक पे बात करूँगी या यूट्यूब पे बात करूँगी, तो मैं अपने कंज्यूमर्स को रीच ही नहीं कर पाऊँगी। सो द राइट प्लेटफॉर्म इज आई थिंक द थर्ड वेरी वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिस पे मार्केटिंग आज का कंज्यूमर अब्जॉर्ब करता है। तो वन इज़ ऑथेंटिसिटी, सही बात कीजिए, ऑनेस्ट बात कीजिए। कंज्यूमर समझता है, कंज्यूमर इंग्रेडिएंट पढ़ता है, लेबल पढ़ता है, उसको पता है क्या चाहिए मुझे, तो आप ऑथेंटिकली सही बात कीजिए, कंज्यूमर्स को वो पसंद आती है। सेकेंड, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो उनके लिए पर्सनलाइज्ड है कि आप 100 के लिए नहीं कर रहे हो, आप 10 लोगों के लिए कर रहे हो, और अगर आप 10 लोगों के लिए कर रहे हो तो ऐसी आप चाहे 10 चीज़ें करो तो 100 तक भी पहुंच जाओगे। बट छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारा इम्पैक्ट जनरेट करें, क्योंकि बड़ी चीज़ें स्मॉल ग्रुप में इम्पैक्ट जनरेट करती। एंड थर्ड इज़ द राइट प्लेटफॉर्म यू पिक। वहाँ पे जाइए जहाँ आपका कंज्यूमर है, जहाँ कंज्यूमर आपके बारे में बात कर रहा है और जहाँ कंज्यूमर आपकी बात सुनना चाहता है। वहाँ पे नहीं हो तो आप गलत कंज्यूमर से गलत तरीके से बात कर रहे हो। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि राइट, जैसे इंस्टाग्राम पे रहिए या फिर आप जैसे कह रहे हैं कि ऑथेंटिक रहिए एंड देन आल्सो बी वेरी पर्सनलाइज्ड, ये पूरा इक्वेशन इज आल्सो वेरी कॉस्टली, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज़ बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस, इट्स नॉट वेरी इजी। तो इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आ जाता है कम्युनिटी। तो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, अपने जो होता है ना, जो टॉप कस्टमर्स आपके जो हु विल ऑलवेज स्पीक फॉर यू, उनके साथ काफ़ी एंगेज रहे। तो क्या आपने काफ़ी कम्युनिटी पे ध्यान दिया है, या फिर हाउ हैज़ बीन योर जर्नी टुवर्ड्स बिल्डिंग कम्युनिटी? दो चीज़ें आपने इसमें मुझसे पूछी, वन इज कि कॉस्ट कैसे वर्क करेगी एंड सेकंड इज कम्युनिटी। कॉस्ट पे मुझे लगता है कि तो हम अच्छी स्केल पे ऑपरेट करते हैं, बट आज भी मुझे लगता है कि गुरिल्ला मार्केटिंग लेनी चाहिए अप्रोच। आप छोटी छोटी चीज़ें करते हो तो उसमें मुझे लगता है कि आइडिया और एग्जीक्यूशन ज़्यादा वर्क करता है।
वर्सेस कॉस्ट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लास्ट ईयर like we've burnt crazily, we've burnt a very big amount in FY24। तो हमें समझ में आ रहा था कि यार ये सस्टेनेबल नहीं है। Okay. इस तरीके से हम ग्रो नहीं कर सकते। एंड स्टार्टिंग अर्ली लास्ट ईयर विच इज़ Jan 2024 के अराउंड हमने अपनी पूरी थॉट प्रोसेस चेंज कर दी थी कि पैसे से ब्रांड बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पैसा डाल के कंज्यूमर को लेके आ रहे हो तो फिर उसमें ना कोई आइडिया ना कोई एग्जीक्यूशन है। तो हमने पूरा ही थॉट प्रोसेस, हम जिस तरीके से ब्रांड को बिल्ड कर रहे थे, जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे थे, वो चेंज कर दिया है। एंड मैं मतलब दैट्स वेयर ये लर्निंग भी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा पैसा लगता है कंज्यूमर्स को रीच करने में, कंज्यूमर से बात करने में। आइडिया और एग्जीक्यूशन लगता है। 10% आइडिया है, 90% आपका एग्जीक्यूशन है। अगर आप वो एग्जीक्यूट कर पाते हो, वहाँ पे आई थिंक यू कैन मेक और ब्रेक द सिचुएशन, और like you can reach there. But I think मैंने काफ़ी सवाल पूछ लिया आपसे। अब I would just want to turn the tables, ठीक है? आप में से कुछ भी सवाल जो आपके मन में आए, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री। मुझे लगता है फ्लिपकार्ट भारत की शॉपिंग को सिंबलाइज करता है एंड इनेबल करता है। एंड आप बहुत समय से इसको बिल्ड कर रहे हो। ऐसे क्या 2 से 3 की ऑब्जर्वेशंस हैं आपके लास्ट 4-5 साल के, जो इंडिया की शॉपिंग में चेंज हुआ है, जो भारत की शॉपिंग में चेंज हुआ है? कैसे भारत बेटर इनेबल हुआ है शॉपिंग करने के लिए? क्या उसके रीजंस हैं? एंड कुछ की इंसाइट्स ऑन व्हाट हैज़ चेंज्ड इन द लास्ट हाफ अ डेकेड। नो, आई थिंक पिछले 5 साल में, जैसे आपने जो अपनी स्टोरी बताई ना, ये पूरी शॉपिंग उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। People are looking for more value. वैल्यू पहले भी चाहिए थी, वैल्यू आज भी चाहिए। वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ लेट हमने एक चीज़ देखा है, एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, डाइवर्सिटी। पहले ई कॉमर्स में डाइवर्सिटी का प्रॉब्ली कॉन्ट्रीब्यूशन वाज अराउंड 10%, कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर जगह शॉपिंग करूँ तो 10% चांसेस है मैं यहाँ पे शॉपिंग करूँ क्योंकि इधर डाइवर्सिटी है। अब ये नंबर सबसे हाईएस्ट हो गया है। अराउंड 28% ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर मोर वेराइटी। तो पिछले 5 सालों में अगर मैं 2019 से आपकी जर्नी देखूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट हैज़ बिकम कि आप कितने नए प्रोडक्ट्स, नए ट्रेंड्स दिखा सको। दैट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑन क्वालिटी। तो प्राइसिंग वॉज ऑलवेज देयर, प्राइसिंग पहले भी था, प्राइसिंग अब भी है। सिलेक्शन या फिर डाइवर्सिटी काफ़ी बढ़ गई है, एंड क्वालिटी इज बिकमिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो प्लेटफॉर्म्स या जो ब्रांड्स क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वहाँ पे लोग बार बार आते जाते हैं। तो क्वालिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ अ कंसिडरेशन सेट हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली। सो आई थिंक डाइवर्सिटी एंड क्वालिटी, ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है फॉर एनी कंज्यूमर। जैसे आपने डाइवर्सिटी बोला, इवन हमने भी देखा है बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, बहुत सारी नई ब्रांड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज आजकल आने लग गई हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, आप हेल्थ ले लो, ब्यूटी ले लो, पर्सनल केयर फैशन ले लीजिए। इतनी सारी कैटेगरीज में जैसे आपने बोला डाइवर्सिटी आ रही है, कंज्यूमर को वो डाइवर्सिटी चाहिए। कोविड के बाद स्पेशली ये जो लास्ट 5 साल रहे हैं, कौन सी की कैटेगरीज हैं आपके अकॉर्डिंग जिसमें मेजर एक डिसरप्शन आया है, एंड उनके क्या रीजंस आपको लगते हैं उन डिसरप्शंस के? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन माय ओपिनियन इज ब्यूटी। ब्यूटी कैटेगरी कोविड के बाद डिसरप्ट हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में बोलूँगा नहीं क्योंकि ये पूरे पॉडकास्ट ही उसी चीज़ के बारे में। एंड बट आई थिंक कंज्यूमर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर स्टोरी टेलिंग एंड एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट, ये तीनों चीज़ ने साथ में कंबाइन किया एंड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आई थिंक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज अराउंड हेल्थ एंड वेलनेस। चाहे मैं अब सिर्फ हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ। पहले जो प्रोटीन पाउडर आते थे और आज जो प्रोटीन पाउडर आते हैं, द गेम हैज़ चेंज कम्प्लीटली। पहले इट वाज 2-3 ब्रांड्स जिसके अराउंड पूरा फोकस रहता था और पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। बट पिछले 5 सालों में जितना प्रोटीन का इंपॉर्टेंस लोगों को बताया गया है, आई एम जस्ट यूजिंग वन एग्जांपल, ये पूरी कैटेगरी के साथ हुआ है। जिस तरह से लोगों को चीज़ों के बेनिफिट्स पता चले हैं, जिस तरह से पूरा कंटेंट इकोसिस्टम चेंज हुआ है, दिस हैज़
मेड श्योर दैट वो कैटेगरी की ग्रोथ बहुत हाई हो गई है। एंड आई थिंक जिस भी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में लोग ज़्यादा बातें करने लगे, एंड जो आपने बताया था ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ, जिस तरह से आप उसके बारे में और ज़्यादा ऑथेंटिक रह सके और ज़्यादा ट्रू फॉर्म में बता सके, आई थिंक दोज कैटेगरीज विल कीप ऑन एक्सप्लोडिंग। ये सिर्फ एक ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैटेगरी के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीन ईटिंग, क्लीन फूड, हेल्थ, वेलनेस, ये सब कैटेगरीज जितना आजकल सोशल मीडिया में इसके बारे में बात हो रही है, आई थिंक ये विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर। जस्ट मेरे हिसाब से it is just the starting. We are just not reached the tipping point yet. It's just the starting. It will just continue. Got it. Right. Got it. And this is one question I have to ask because आजकल का hot question है. Flipkart has launched Flipkart Minutes, and we all know that quick commerce is one of the most convenient forms of shopping for consumers, especially in metros and tier 1. Given last 5 years में quick commerce काफ़ी fast explode किया, and especially in the last 2 years the scale also has been pretty massive. How do you see a world of online or overall online plus offline being placed or disrupted over a period of time with quick commerce, D2C, marketplaces, offline, in you know one picture? Like how do you see this being carrying forward? Is it one versus other, or is it more as a collaborative sector of, you know, to expand the shopping behavior in India? How do you see quick commerce, you know, disrupting this entire ecosystem of shopping? I think quick commerce has been one of the biggest innovations, and ये काफ़ी हेल्दी रहा है। आई थिंक ये इसने सिर्फ पाई से कुछ शेयर नहीं लिया, इसने पाई को बड़ा किया है। लोग काफ़ी ज़्यादा और कंज्यूम करने लगे हैं, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे अगर मैं क्विक कॉमर्स के बारे में सोचता हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको 10 मिनट में चाहिए, एंड पीपल आर फ्लॉकिंग ऑन टू इट। तो थोड़ा मैथमेटिकली अगर मैं जाऊँ तो जो भी चीज़ें जिसका आप डिमांड प्रेडिक्ट कर सकते हो और आप उसको फॉरवर्ड प्लेस कर सकते हो, आई थिंक क्विक कॉमर्स इज़ द आंसर। इसमें कैटेगरीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो इंट्रोड्यूस हुए वो और बढ़ते रहेंगे, तो जिसका भी डिमांड प्रेडिक्टेबल है वो क्विक कॉमर्स पे ज़रूर बिकेगा, और वो उसका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस विल हैपन थ्रू क्विक कॉमर्स। बट क्या कोई ट्रायल का चीज़, क्या कोई लॉन्ग टेल, क्या कोई फैशन के न्यू डिज़ाइंस, न्यू ट्रेंड्स, ये क्विक कॉमर्स से डिसरप्ट होंगे? एज ऑफ नाउ द आंसर इज नॉट सो मच। तो ट्रेंड्स में रहने के लिए आपको लॉन्ग टेल चाहिए, तो दैट विल स्टिल कंटिन्यू। क्विक कॉमर्स विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर एनी हेड बिजनेस, एंड आज कोई भी अगर इसे इग्नोर कर रहा है, आई थिंक दे आर मेकिंग अ वेरी ह्यूज मिस्टेक, बिकॉज कंज्यूमर्स को आदत लग गई है, एंड कंज्यूमर्स आर लाइकिंग इट। ये सस्टेनेबल भी है, एंड फ्लिपकार्ट इज प्लेइंग इट्स रोल थ्रू मिनट्स, एंड इट इज़ डूइंग रियली वेल। जहाँ भी हम लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी फास्ट कंज्यूमर अडॉप्शन हो रहा है। सो वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन मिनट्स, एंड हमें पता है कि ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा कोर सेगमेंट होने वाला है इन टाइम्स टू कम। इंटरेस्टिंग। सो ये तो थे मेरे लिए सवाल, बट कोई एक एडवाइस या सीख आप उन व्यूअर्स को देना चाहेंगे जो आज इसे देख रहे हैं, लाइक समथिंग विच यू हैव ऑलवेज बिलीव, समथिंग विच इज़ योर मंत्र? Two things. One is for the larger ecosystem. बहुत सारी गलतियाँ करनी चाहिए। मुझे लगता है लोग बहुत डरते हैं गलतियाँ करने से। एक ही लाइफ है, एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और गलतियों से ही आप सीख सकते हो। मतलब मैं सबको बोलती हूँ कि आप गलतियों के प्रोडक्ट हो, सक्सेस के नहीं हो। सक्सेस से कोई पर्सन, मतलब यू कैरेक्टर सक्सेस से नहीं बिल्ड होता है, वो फेलियर से ही बिल्ड होगा। तो मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। एंड द सेकेंड, आई थिंक दिस वुड बी माई मैसेज टू फेलो वुमेन, that fight for a lot of opportunities. I always feel कि हमारी सोसाइटी, हमारी अपब्रिंगिंग हमेशा कंडीशनल रही है, उस कारण बहुत सारी वुमेन अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ देती हैं। मुझे लगता है कि हमारा एक पार्ट है उसको फाइट करना, क्योंकि इकोसिस्टम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सपोर्टिव है। हमने बहुत सारे फंड्स, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे इकोसिस्टम में लोग देखे हैं जो who are supporting a lot of ventures or opportunities started by women. लेकिन पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, so fight it out and make sure you take that step. So that would be very very nicely said. I think it's very important जो आपने कहा है कि अपनी opportunities के लिए fight करना, that's as relevant
now as it was yesterday. Great, very, very nicely said. Where do you see M Caffeine in next 5 years or 10 years? अब क्या लगता है कि क्या होगा, कैसे क्या करते रहेंगे आप लोग? और वेरी गुड थॉट, स्पेशली सीजन के टाइम पे हम ये बात कर रहे हैं तो हमें लगता है हम मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी में जाएंगे. वी विल बी लॉन्चिंग brands which will be solving consumer needs in a specific category, like M Caffeine is for body care, Hyphen is for face care. So category specific बहुत सारी brands हम launch करेंगे. And we follow 3 principles while we are building the brand. One is high growth, high profitability and cash flow positive. So that's how we want to maintain and build the entire organization. And over 5 years or 5 to 10 years, we would want to hit the market, ring the bell if if God is with us and if we keep on doing what we are doing as of now. Very nice. Best of luck for that. Thank you. I think Vaishali, it's been so nice talking to you. It is with such razor sharp precision जो आपने consumer insights बताएं, जो आपने product की details के बारे में बताएं, it makes me wonder कि brands कैसे successful होते हैं. I think that is the whole reason when you are very thorough with the product, when you think about your consumer very closely, and जब आप दोनों को integrate करते हैं तब एक बहुत powerful brand बनता है. Thank you once again. I think it was really, really nice chatting with you. I'm very happy to be here. मुझे लगता है कि ये conversation कुछ लोगों को help करेगा. And kudos to you. आप ये कर रहे हैं amongst a lot of other things which you are doing. Thank you so much. Thank you. तो ये थी M Caffeine की कहानी. एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर एक क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी तक. सीख ये है, अगर आप अपनी ब्रांड की कहानी को क्लैरिटी के साथ ओन करें, अपने कस्टमर्स को सुनें और उनके साथ इवॉल्व करें, तो एक क्राउडेड मार्केट में भी एक सॉलिड जगह बनाई जा सकती है. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए फाउंडर और एक नई स्टोरी के साथ, जो प्रूव करती है कि हर इंडियन एंटरप्रेन्योर है ट्रूली 1 in a billion.